साथियों, जो विषय प्रदेश है उस विषय प्रदेश की बात को रखने के लिए साथी कॉमरेड वंदना करभा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपनी बातों को रखे। वंदना करभा जी। कर्ज मुक्ति सम्मेलन में उपस्थित अलग अलग जिला से आए हुए सभी साथियों को मेरा जिंदाबाद। आज जैसे कि सोहिला जी और हमसे पहले वक्ता अनीता जी ने कहा कि आज 31 जुलाई है और आज प्रेमचंद जी की जयंती भी है, तो मैं प्रेमचंद जी को याद करते हुए कुछ बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने महाजनी व्यवस्था पे और खास तौर से महिलाओं की व्यथा पे अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में बहुत लिखा है। अगर कोई व्यक्ति जो गांव की समस्या, उसके दुख दर्द, किसान मजदूर महिलाओं की व्यथा से परिचित नहीं है और वो प्रेमचंद की कहानियां पढ़े तो उनको बिल्कुल जीवंत दृश्य गांव का समझ में आएगा। प्रेमचंद, चूंकि हम उन्हें कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में पहचानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अपने समय के एक फिलोसोफर भी थे, क्योंकि इतनी गहराई बातें जो समाज में जो समस्याएं हैं उसको इतने साधारण, सहज और सरल रूप से अपने कहानियों में प्रस्तुत करते थे, जो शायद कभी किसी मार्क्सिस्ट थ्योरी या स्टुअर्ट मिल या इस तरह के किसी फिलोसोफर या थिंकर को जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, वो प्रेमचंद की साधारण सरल कहानियों से, ये उनके विचार से अवगत हो सकते थे। उनकी कहानियों में समाज का आईना दिखता है और उसमें जो विषमताएं हैं उसको भी समझा जा सकता है। जब कुछ किताब या कोई विचारधारा या कुछ बात जो समझनी हो, समाज की गहराइयों को समझनी हो और ना सूझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम उम्र में बहुत यंग लोग जो है प्रेमचंद को पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो किताबें हैं, उनका लेखन है, आपको कहीं भी किसी भी किताब की दुकान में, रेलवे स्टेशन की दुकान में मिल जाता है। जब मैंने भी बहुत कम उम्र में, शायद 7वीं 8वीं में, हमारे कोर्स के किताब में ही प्रेमचंद की कहानियां हुआ करती थी। तब तक मैंने कार्ल मार्क्स के किसी भी थ्योरी या फिलॉसफी या किसी भी लेख को नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई और पहली बार कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी, उनकी रचना, उनकी किताब को पढ़ा, तो ऐसा लगा कि प्रेमचंद ने मेरे अंतर्मन में वो भूमि तैयार कर चुके थे जिस पर कार्ल मार्क्स के विचार युवा अवस्था में अपने जड़ें पकड़ सकी। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करती हूँ और उनकी कुछ बातें जो है आपके सामने रखना चाहती हूँ। उनकी जो कहानियां हैं, जिसको पढ़ के मन में गांव की सहज, सरल और ठेठ अंदाज में गरीबी और गांव का जो जीवन है वो सजीव लगने लगता है। उसके जो किरदार है वो बिल्कुल अपने लगते हैं। चाहे वो सदगति जैसी कहानी में दलित समाज से आने वाला दुखिया था, जो एक पंडित जी के यहाँ पे अपनी साइट निकलवाने के लिए पंडित घासीराम के यहाँ बेगारी करते करते मर जाता है। चाहे वो फूस की रात की कहानी का हल्कू हो, जो कपकपाती ठंड में, भूख में, अपने खेत में अपनी फसल की सुरक्षा के लिए ठंड में कपकपाता हुआ अपना जान न्यौछावर कर देता है। ब्रिटिश हुकूमत ने जब अपनी साम्राज्यवादी छाप हमारे समाज पे छोड़ा और उनके द्वारा लुटे पिटे गांवों की दुर्दशा, लोगों की व्यथा, विवशता भरी जिंदगी की मजबूरियों को मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही मार्मिक और यथार्थवादी तरीके से पेश किया। सामंतवाद, पुरोहितवाद और महाजनी व्यवस्था से कराहता आम जन के दर्द भी इनकी रचना में देखने को मिलता है। आज के दौर में एक बार फिर से पूंजीवाद चरम सीमा पर है।
अदानी अंबानी जैसे चंद अमीरों का राज है। ये समय पुराने महाजनी व्यवस्था से हमने लड़के भले छुटकारा पा लिया हो, लेकिन ये समय ऐसा है जहां पे नए प्रकार की महाजनी व्यवस्था बन रही है। इसको हम कॉरपोरेट महाजनी व्यवस्था कह सकते हैं। गरीब नागरिक बदहाल है और अब तो समय ऐसा है कि उनका जो वोट का अधिकार पे लिखते थे उसमें धर्म, अंधविश्वास और पाखंड के बारे में भी खूब लिखते थे। आज का समय एक बार फिर से वैसा है जहां पे धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड को राजनीति के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है और हमारे समाज में उसकी जड़ें वापस से फिर से गहरी होती जा रही है। ऐसे दौर में मुझे लगता है कि एक बार फिर से प्रेमचंद की ओर लौट जाना होगा, उनकी कहानियों को हमें फिर से पढ़ना होगा, जिनको उनकी विचारधारा में उन्होंने कभी भी सौम्यवाद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी विचारधारा जो शोषण के खिलाफ, गरीबों के हक में लड़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। आज हम लोग उसी जमाने के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक बार फिर से हमको इस नए जमाने के कॉरपोरेट महाजनी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। इस कॉरपोरेट महाजनी व्यवस्था में सबसे परेशान जो है वो है गरीब, भूमिहीन, अत्यंत पिछड़े जाति समुदाय से आने वाले लोग हैं। हमारी टीम और मैं भी कई जिलों में गई और वहां से जो हर गांव में, हर कहानियों में ये समस्या निकल के आई कि हर परिवार में, एक परिवार में कई सदस्य और वो ज्यादातर महिलाएं जो जीविका समूह से जुड़ी हो, महिलाएं जो माइक्रो फाइनेंस के समूह से जुड़ी हो, इन महिलाओं पे कई कंपनियों का कर्ज है। उनसे अगर उनकी कहानी सुनिएगा कि पहली बार कब आपको कर्ज की जरूरत पड़ी, तो समझ में आता है कि एक छोटे से काम से, जैसे कि घर में कोई बीमार पड़ गया, अस्पताल ले जाने के लिए उनके पास 1000-5000 रुपए नहीं थे, घर में शादी ब्याह है बेटा या बेटी का, उसके लिए 10-20-50 हजार की जरूरत पड़ी। ऐसे एक मामूली जरूरत से उन्होंने पैसा एक कंपनी से उठाया, उसके बाद उसका लोन, उसकी किस्त चुकाने में ऐसा फंसी कि उसके बाद उन्होंने दूसरा लोन लिया, दूसरे को भरने के लिए तीसरा लिया, तीसरे को भरने के लिए चौथा लिया, और फिर जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो वापस से जो गांव में जो सूदकार और महाजन जो 60%, 80%, कहीं पे 120% ब्याज दर पर सूद देते हैं, उनसे सूद लेकर माइक्रो फाइनेंस का कर्ज भरा है। ऐसे भी गांव में ये सारी महिलाएं जीविका के किसी न किसी समूह से भी जुड़ी हुई हैं। आगे के जो सत्र हैं उसमें हम लोग एक छोटी सी फिल्म दिखाएंगे, उसमें महिलाएं अपनी बातें रख रही हैं और कुछ आधे घंटे का समय हम लेंगे। जो अलग अलग जिला से हमारी जो बहनें आई हैं वो भी अपनी आप बीती अपनी कहानियां सुनाएं, हम सबसे बताएंगी, उनकी जुबान, उनके जबान से उनकी कहानी को सुनेंगे। तो ये जो पूरा जाल है और ये क्यों फैला हुआ है, ये भी अपने आप में एक विषय है जिसको मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे विस्तार से अभी इस वक्त नहीं बता पाऊंगी। हमारे आगे वक्ता हैं जो इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन जो भी हमारे आज की स्थिति है, चुनाव सर पर है और हम जहाँ पे रोजी, रोजगार, अधिकार और बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे थे, अचानक से 1 महीना पहले तक मुद्दा बिल्कुल बदल गया है और हम अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ने के लिए विवश हो गए हैं। जिस वोट के अधिकार से हम सरकार को मजबूर करते कि वो हमारे अधिकार की रक्षा करे, हमें इस महाजनी व्यवस्था से बचाए, कानून बनाए हमारे संरक्षण के लिए, उनसे पहले इसी बात के लिए हमको लड़ना होगा कि क्या हम वोट दे पाएंगे क्या इस चुनाव में। तो बहुत सारी बातें हैं, बात आंकड़ों की होगी, लेकिन चूंकि मैंने प्रेमचंद के बारे में कहा, प्रेमचंद ने अपनी बहुत ही गहराई और बहुत विषमता भरे विषयों पे लिखा है, कभी किसी आंकड़े की बात नहीं की, दिल की बात दिल से उन्होंने की है। तो मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगी कि भले ही कोई आंकड़ा ले ले, सर्वे ले ले, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बिहार राज्य पूरे देश में सबसे गरीब है। और अगर हम माइक्रो फाइनेंस का उस कंपनी का, उसका बिजनेस को देखें तो पूरे देश में माइक्रो फाइनेंस में बिहार में सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का है। 15% उनकी जो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो बिहार में है। ये पिछले कुछ सालों से ये बढ़ा है
ये हम आगे इस पे और बात करेंगे कि पहले पूरे देश में और भी कई राज्य हैं जहां पे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जहां पे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन से पीड़ित होकर के वहां की सरकार को विवश होकर के उन आंदोलन के सामने विवश होकर के कड़े कानून और नियम बनाने पड़े, ताकि वहां जो महिलाएं हैं जो कर्ज से पीड़ित है, क्योंकि बड़ी संख्या में उन राज्यों में भी पलायन, आत्महत्या और ये ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे। बिहार में अभी इसके बारे में बात नहीं है। ये ऐसी समस्या है जो हर गांव हर घर में आपको ऐसी कहानी मिल जाएगी, लेकिन इसके बारे में ना ही आप किसी मंच पर इसकी चर्चा सुनेंगे, ना ही ज्यादा इसके बारे में किसी अखबार या मीडिया में सुनेंगे। लेकिन आज यहाँ पे जो उपस्थित जो बहनें आई हैं अलग अलग जिला से, मैं चाहूंगी कि हमारे जो अगले सत्र है जहाँ पे आप तक माइक पहुंचेगी, आप खुल के अपने जो जीवन की कठिनाई है वो इस मंच के सामने रखें, और यहाँ से सभा समाप्त होने के पहले हम ये निर्णय लेकर के करें जाएं कि इस कर्ज कॉर्पोरेट महाजनी से लड़ने के लिए हमको आगे आने वाले 2-3 महीनों में किस तरह से आंदोलन को बनाना है, बढ़ाना है, और सरकार को मजबूर करना है कि जिस तरह से देश के बाकी राज्यों ने अपने नागरिकों के संरक्षण के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं, बिहार में भी ऐसे बहुत ही सख्त कानून बने। तो ये सब कहते हुए एक कुछ बातें और भी है, जैसे जहां तक एक जो कारण जो मैं जो बहुत सारे जिला में गई और बहुत लोगों से मिली और जो कहानियां बाकी साथियों ने सुनी है, उन सब कहानियों से एक बात जो समझ में आ रहा है कि लोन लेने का, कर्ज लेने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ की जो सरकारी संस्थाएं हैं वो बिल्कुल असफल है, निष्क्रिय है। अस्पताल में इलाज नहीं है, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं है। जहां तक माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट, एसएचजी ग्रुप, जीविका के माध्यम से सरकार ने हमको ये विश्वास दिलाया कि जब गरीब महिलाओं के हाथ में पूंजी आएगी, पैसा आएगा, तो वो अपने आप स्वरोजगार करेंगी और आत्मनिर्भर हो जाएंगी। 10-15 साल के इस एक्सपीरियंस के बाद, 10-15 साल बीतने के बाद ये तो समझ में आया है कि सिर्फ गरीब परिवार जिनके पास न रोजगार का कोई स्थायी साधन है, ना ही कोई सामाजिक संस्था, जो सरकारी संस्थाएं हैं, ना वो, अगर जब तक वो कमजोर रहेंगी और गरीब परिवार के पास अपनी जमीन नहीं है, रोजगार का स्थायी साधन नहीं है, तब तक उनके हाथ में आप जितनी भी क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से उसको अलग अलग नाम दे दीजिए, पैसा पूंजी देते रहेंगे, तब भी रोजगार का कोई स्थायी रोजगार के अवसर जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इस मुद्दे पे सिर्फ एक सख्त कानून बनाने से ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी। इसके साथ साथ हमको अपनी लड़ाई में इन मुद्दों को शामिल करना होगा कि सबसे ज्यादा जो कर्ज से परेशान जो बहनें हैं, वो जमीन, उनके पास खेती करने के लिए, रहने के लिए उनके नाम पे कोई जमीन नहीं है। वो ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर करते हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। तो हमारी लड़ाई में कानून के साथ साथ और भी कई विषयों पे हमको अपनी मांग, जो हमारी पार्टी और एप्वा जो मांगे कर रही है, उन सबको संकलित करते हुए यहाँ से उस आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। और अपनी बात को मैं यही खत्म करती हूँ। जब हमारे सारे स्पीकर्स की बात खत्म हो जाएगी, तब हम एक प्रस्तावना पत्र